हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड आउट की जाएगी। मगर उससे पहले ज़रा ये इसका मीनिंग समझ लेते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट या अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट में फ़र्क क्या है। लीस्ट भी पूछा जाए तो भी बता सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकली और अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या लीस्ट टर्म किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ में से बताना हो, उसके लिए चलो मैं कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, 2, 3, -4, 7, 8, -10। ये हमने कुछ वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अगर इन वैल्यूज में पॉजिटिव नेगेटिव साइन को छोड़ के अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, कौन सी टर्म सबसे बड़ी है कौन सी टर्म छोटी है, उसे हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट या न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होगा मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा। साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड लेके उसकी वैल्यू देखिए तो मोड लेने पर सबसे बड़ा आंसर हमें -10 से मिलेगा। -10 का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलेंगे हम -10 को। और न्यूमेरिकली अगर हमें लीस्ट टर्म पूछी जाए तो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म का मतलब होगा मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटी टर्म। अब मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटी टर्म इस सीक्वेंस में दिखाई दे रही है, देखिए 2। तो मैग्नीट्यूड वाइज जब देख रहे हैं तो -10 सबसे छोटा नहीं है, -10 सबसे बड़ा है। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा है -10 और 2 मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा है। यहीं पर अगर हम एल्जेब्रिकली वर्ड यूज करें, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो एल्जेब्रिकली का मतलब होगा मैग्नीट्यूड और साइन दोनों को कंसीडर करना है, दोनों को ध्यान में रखना है। तो अब अगर आप इनको सही तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव के ध्यान में रखते हुए देखें तो इनमें से पूछा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो हम कहेंगे 8। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमसे पूछी जाए तो इन सभी टर्म्स में 8 है। और एल्जेब्रिकली अगर मुझसे लीस्ट टर्म पूछी जाए तो इस केस में मैं बोलूंगा -10। -10 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है इन सब में से। तो एल्जेब्रिक जब हम बात करते हैं तो उसमें उसका साइन भी साथ में देखना है, और जब हम न्यूमेरिकली की बात करेंगे तो साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हम ना हमारा मीनिंग होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट टर्म का। अब देखिए यहाँ पे अगर न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट टर्म है हमारे पास वो -10 थी, बट अगर इसके साइन को देखें ये नेगेटिव थी, तो साइन वाइज अगर नेगेटिव थी तो ये एल्जेब्रिकली देखा तो ये सबसे छोटी हो गई है। अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म फाइंड आउट या सॉरी अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज पूछ सकता है, विद साइन यानी कि अलजेब्रिकली पूछ सकता है। तो उसके लिए देखिए आपको मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी बताई थी। बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3, इनके बारे में हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है पहले तो बढ़ता है, फिर इनका मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। NCn और NC0 दोनों की वैल्यू सेम होती है, NC1 और NCn-1 की वैल्यू सेम होती है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है पहले बढ़ता है, ठीक मिड टर्म तक ये बढ़ता है, और मिड टर्म के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये बिहेव होता है हमारा इसके अंदर। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करूं मैं, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करें तो ये बिहेव होता है, ये सिमेट्री होती है इसमें बिल्कुल मिड तक। आप देखेंगे तो सबसे जो मिड वाली टर्म होगी वो सबसे बड़ी टर्म होगी यहाँ पे। वो एन इवन या ऑड के अकॉर्डिंग एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, उसके लिए रूल आपको बताया हुआ है। एन अगर इवन है तो न्यूमेरिकली जो इनमें सबसे बड़ी टर्म होगी NC0 से लेके NCn के बीच में, वो NCn/2 होगी। और जब n ऑड होता है तो उस केस में दो टर्म्स इनमें से NC0 से लेके NCn में सबसे बड़ी वैल्यू लेती हैं, और वो होती है NCn-1/2 और NCn+1/2। ये हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ये दोनों टर्म मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा होंगी। अब इसमें तो सिमेट्री है, बट प्रॉब्लम आती है जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब x+y⁴n। अगर हम इसका एक्सपेंशन खोलें तो हमें मिलेगा NC0 x⁴n
प्लस NC1 x पावर n माइनस 1y प्लस NC2 x पावर n माइनस 2y स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म हमारी होती है NCn y पावर n। इसमें भी एक पैटर्न तो है मैग्नीट्यूड का, अगर देखें NC0 NC1 NC2 ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। इसमें x की पावर स्टार्टिंग में n है और y की पावर 0 है। जैसे NC0 में क्या होता है कि पहले वैल्यू बढ़ती है फिर उसके बाद कम होती है। अब इसमें भी देखिए x पावर n इंटू वाई है, फिर x की पावर एक कम होगी और y की पावर बढ़ गई, फिर x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक और बढ़ी, लास्ट में जाते जाते x की पावर 0 पे पहुंच गई और y की पावर n पे पहुंच गई। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, x की पावर कम हो रही है तो y की पावर बढ़ रही है। इस वजह से अगर हम इस एक्सपेंशन की सारी टर्म्स को देखें ध्यान से तो इसमें भी वही चीज होती है। इसका भी जो साइज है पहले बढ़ता है फिर उसके बाद टर्म्स का साइज डिक्रीज होता है। मगर यहाँ पर बढ़ना और कम होना ये सिमेट्रिक नहीं होता, कारण x और y की वैल्यूज में डिफरेंस होने की वजह से x और y इक्वल होंगे। अगर x इज इक्वल टू वाई ले लूँ फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सब जगह पे x की पावर n ही आ जाएगा। अगर y की जगह x लिख लूँ फिर तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। उस केस में तो बिल्कुल मिड तक इंक्रीज करेगी, मिड के बाद डिक्रीज करेगी। बट x और y की वैल्यू जो है उसमें डिफरेंस होता है, उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। इस वजह से बिहेव तो कुछ ऐसा ही होता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मिड तक इंक्रीज करेंगी। कई बार कुछ केसेस में क्या होगा, वो इंक्रीज तो शार्पली करेंगी। जैसे सपोज कीजिए ये मिड है तो इंक्रीज तो शार्पली करेंगी मगर डिक्रीज धीरे धीरे होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी टर्म है वो मिड में ना आके मिड से पहले आ सकती है। कई बार ऐसा भी होगा कि वो बढ़ेंगी धीरे धीरे, साइज मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज होगा मगर डिक्रीज जल्दी से हो जाएगा। तो उस केस में मान लो यहाँ मिड है तो जो सबसे बड़ी टर्म आएगी वो मिड से थोड़ा आगे भी जा सकती है। तो यहाँ पर x प्लस वाई पावर n के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मिड में जो टर्म मिलेगी वही मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होगी। इसमें बिहेव ऐसा ही होगा कि पहले इंक्रीज करेंगे टर्म्स का साइज फिर डिक्रीज होगा, मगर वो इंक्रीज करके जो सबसे बड़ी टर्म है वो कहाँ पर आएगी वो हमें x और y की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे ऐसा एक्सपेंशन दे दिया जाए कोई x प्लस वाई पावर n और हमें कहा जाए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो उसके लिए मैं अभी एक मेथड एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। उस मेथड को फॉलो करके हम एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे और वो जो रिजल्ट है बेस वही वो रिजल्ट हमने ध्यान में रखना है। ये जो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ एक छोटा सा रिजल्ट आएगा 2 लाइन का। उस रिजल्ट को बस आपको ध्यान में रखना है और उस रिजल्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो हम किसी भी एक्सपेंशन में बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी टर्म न्यूमेरिकली कौन सी होगी, अलजेब्रिकली सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस मेथड को समझते हैं, उससे फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसको यूज कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस वाई पावर n और हमें कहा जाए कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करो। पहले मैं बात करूंगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, फिर उसको मैं रिलेट करूंगा एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म के साथ। चलिए इस एक्सपेंशन की जो टर्म्स होंगी उसमें से मुझे पता करना है कि सबसे बड़ा टर्म मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा है। तो क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ लेट टी आर प्लस वन जो है बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये मान लेता हूँ मैं। हमने अगर माना है कि इस एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीछे वाली टर्म और इससे आगे वाली टर्म सभी इससे छोटी होंगी। तो अगर मैं टी आर प्लस वन लेता हूँ और इससे आगे वाली टर्म लूँ या इससे पीछे वाली, मतलब टी आर भी ले सकते हो या टी आर प्लस टू भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। मैं चलिए टी आर ले लेता हूँ। इससे आगे वाली टर्म और इससे पीछे वाली टर्म का जो रेशो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर टी आर प्लस वन को हमने माना है सबसे बड़ी टर्म तो इसका मतलब टी आर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने मोड भी लिया है। मोड इसलिए लिया है
कि जो नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट है वो हमने नहीं काउंट करना है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के मोड लेके हम साइज की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने ये माना है कि टी आर प्लस वन सबसे बड़ी टर्म है, तो टी आर प्लस वन का और टी आर का जो रेशियो है वो वन से बड़ा या बराबर भी होगा, बराबर भी हो सकता है। अब ये बराबर का क्या सीन है भाई, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास टी आर एन सी जीरो से एन सी एन तक जाता है, उस केस में कभी कभार तो जब एन इवन होता है उस केस में तो एन सी एन बाई टू ये एक टर्म ही होती है जो सबसे बड़ी टर्म है, बाकी सारी टर्म इससे छोटी होती हैं। और एन जब ऑड होता है तो इससे दो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि दो टर्म सेम साइज की आ जाती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, एन सी एन माइनस वन बाई टू एंड एन सी एन प्लस वन बाई टू। इसी तरह से इसमें भी पॉसिबल है कि अगर हम सॉल्व करें, हो सकता है एक्सपेंशन के अंदर दो टर्म सेम मैग्नीट्यूड की और सबसे बड़े मैग्नीट्यूड की भी हमें मिल सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर टी आर प्लस वन अपॉन टी आर का जो रेशियो है वो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लिया है। अब ये जो टी आर प्लस वन है इसका अगर फॉर्मूला में लगाऊं तो ये होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। और इसी तरह से जो टी आर है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में आर की जगह आर माइनस वन रख दो तो टी आर माइनस वन मिल जाएगा। तो एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन और y की पावर आ जाएगी r माइनस वन। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ r की जगह r माइनस वन रख लिया, तो नोमिनेटर वाले टर्म से डिनोमिनेटर वाले टर्म यानी टी आर प्लस वन से टी आर लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये देखिए एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसका रिजल्ट, इसका फार्मूला आपको मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया हुआ है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू होती है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो इसको मैं सीधा यूज कर रहा हूँ और ये पॉजिटिव भी है क्योंकि एन आर से बड़ा या बराबर ही हो सकता है, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो इस वजह से एन माइनस आर प्लस वन जो है और अपॉन आर वो बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। इस वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो मोड हटा के यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है, इसके ऊपर मोड लगाने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर y की पावर r और नीचे y की पावर r माइनस वन, तो ऊपर r y मिलेगा और इसी तरह से नीचे मिलेगा हमें x। इसके ऊपर मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमें नहीं पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये हमें मिला। अब यहाँ से देखिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम टर्म का नंबर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आर की वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए टी आर प्लस वन सबसे बड़ी टर्म है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस x को मैं ऊपर ले जाता हूँ, मोड x को और मोड y को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बचा है n माइनस आर प्लस वन, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, n प्लस वन अपॉन आर और माइनस आर बाई आर उसे अलग से डिवाइड कर दिया। ये r को मैंने इस r से अलग से डिवाइड किया, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर n प्लस वन बाई आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y प्लस वन, that is mod of x plus mod of y अपॉन mod of y। अब हमें फाइंड आउट करनी थी r की वैल्यू। देखिए r को मैं पॉजिटिव है ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा और n प्लस वन, ये बाकी सारी टर्म मैं अगर लेफ्ट साइड में ले आऊं तो मुझे मिलेगा यहाँ से r इज लेस देन इक्वल टू, इसको ध्यान से समझिएगा, r मैं ऊपर ले गया हूँ, बाकी सारी टर्म मैं इधर ला रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर n प्लस वन इंटू मोड ऑफ y अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमने इस डेरिवेशन से बनाया है, इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। हम ये मान के चले थे कि टी आर प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, सबसे बड़ी टर्म है, और इसके लिए हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो हमें ये मिल रहा है r इस नंबर से छोटा या बराबर होगा। और ये जो है हमारा n x y, ये सारी साइड चीजें जो राइट साइड में दिखाई दे रही हैं वो हमें गिवन होंगी। वो एक्सप्रेशन जब हमें गिवन होगा तो समझ लो x y और n सब चीजें जो राइट साइड में दिखाई दे रही है वो हमें अवेलेबल होंगी। तो ये सारी वैल्यूज आपको रख के यहाँ पर r को पता करना है कि r की वैल्यू किस नंबर से छोटी या बराबर आ रही है। अब ये जो नंबर है हमारे पास, हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, मान लो किसी एग्जाम्पल के अंदर, किसी केस में
मैं वैसे ही रैंडमली ले रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस वाई पावर n, ठीक है, उसमें सपोज करो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू मान लेते हैं 8 है। वैसे ही रैंडमली लिख लिया। मुझे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछिए तो फार्मूला क्या होगा, r इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स वाई इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, मोड एक्स प्लस मोड वाई। अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पे रखूँ तो मोड ऑफ वाई दैट इज 3 × 9 अपॉन 10, ये आ जाएगा हमारे पास 27/10। आर लेस देन इक्वल टू जैसे 27/10 आ रहा है, दैट इज 2.7। आर 2.7 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, आर की हम वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, आर की वैल्यू हम ले सकते हैं 2। यहाँ पे देखो ये जो हमने अभी रिजल्ट बनाया था, मोड ऑफ एन प्लस मोड ऑफ वाई इंटू एन प्लस वन अपॉन मोड एक्स प्लस मोड वाई, आर हमारा इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे जस्ट छोटा जो नंबर है वो हमने लेना है। अगर r 2.7 से छोटा है तो r की वैल्यू 2 लेंगे। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में हमसे कोई पूछे भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी थी, कौन सी होगी, तो टी आर प्लस वन यानी कि टी ऑफ 3, ये हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। न्यूमेरिकली इसलिए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, हम उसके साइन को नहीं देख रहे। मोड लेके हमने बात की थी, तो ये हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी और इसकी वैल्यू ढूंढ के जो भी आएगी वो बता देंगे, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाए तो हमें सबसे पहले बस इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमें एक्सप्रेशन में दी जाएंगी। मगर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर r हमारा लेस देन इक्वल टू 2.7 आया, r हमारा इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर हमने 2 ले लिया। तो r की वैल्यू 2 लेने से हमें एक टर्म मिली जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। मगर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है किसी केस में, ये तो इस केस की बात हो रही थी, मान लो किसी और केस में हमने जब ये सॉल्व किया, r इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ y इंटू एन प्लस वन अपॉन मोड x प्लस मोड y। इसी केस में मान लो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये पूरी की पूरी, जैसे अभी यहाँ पे 2.7 आया था, अगर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन की बजाय कंप्लीट इंटीजर में आ गई, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 5, तो हमें मिला r इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इंटीजर में आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम r को 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। इससे जस्ट छोटी वैल्यू 5 से और 5, ये दोनों हम r की वैल्यू ले सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज हम r की ले सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जब r को आप 4 लोगे तो इसका मतलब 5th टर्म, r को जब आप 5 लोगे तो मतलब 6th टर्म। ये दो टर्म ऐसी होंगी जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होंगी, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होंगी, ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो इसमें एक आएगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या दो, ये डिपेंड करेगा हमारे इस वैल्यू बॉक्स ऑफ मोड ऑफ y इंटू एन प्लस वन अपॉन मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो इसके लिए हम रूल भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। रूल हम इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हमारा ये जो नंबर है n प्लस वन इंटू मोड ऑफ वाई अपॉन मोड ऑफ एक्स, अगर ये हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर है, ठीक है, या लिख लेता हूँ इट इज इक्वल टू m, इसकी वैल्यू सपोज करो m आ रही है, या चलो इंटीजर आ रही है m, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये वैल्यू हमारी इंटीजर हमें मिल रही है मोड ऑफ y इंटू एन प्लस वन अपॉन मोड एक्स प्लस वाई, अगर ये वैल्यू इंटीजर मिल रही है तो इस केस में क्या होगा, हम r की वैल्यू क्या ले सकते थे, हमने ये लिखा था r इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये वाली वैल्यू अगर हमारी इंटीजर आई जैसे 5 आई, तो इसके अंदर हमने r को क्या क्या लिया, एक तो r की वैल्यू हमने m ली और एक उससे छोटी यानी m-1 भी ली। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसमें कह सकते हैं कि टी एम प्लस वन और टी एम प्लस वन एंड टी एम, ये दोनों कैसी होंगी, आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म।
ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे यहाँ पे देखिए हमने जो लिखा था पिछला, अगर हमारा आर ये वाली वैल्यू 5 आई तो आर की वैल्यू हमने 5 भी ली और 4 भी ली, यानी ये m था तो r की वैल्यू m भी ली हमने, और उससे कम r की वैल्यू m-1 भी ली। तो r को 4 रखा तो फिफ्थ टर्म, r को 5 रखा तो सिक्स टर्म। ये दोनों टर्म हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, tm और tm+1 इक्वल होंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इसका मतलब ये होगा जो T1 है उससे बड़ा T2 होगा, उससे बड़ा T3 होगा। ये सिर्फ टर्म नहीं, इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि न्यूमेरिकली बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड वाइज बात चलेगी। इसी तरह से ये Tm जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मगर यहाँ पे Tm+1 इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और इसके बाद क्या होगा, साइज फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, Tm+2 उससे छोटा होगा, एंड सो ऑन अप टू पावर n है तो Tn+1 तक ये साइज कम ही होता जाएगा। मतलब उस केस में यहाँ पे लास्ट के इसके बाद जो साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और लास्ट में जो Tn+1 होगा, Tn+1 ये हमारा इस तरह से सबसे छोटे, मतलब इस ऑर्डर के बाद इसमें इनमें से सबसे फिर छोटी टर्म आ जाएगी। पहले साइज इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद ये दोनों का साइज सेम, फिर साइज फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं जब ये वैल्यू हमारी इंटीजर आ रही है m। अगर ये इंटीजर नहीं आएगी, नेक्स्ट देखिए, अगर ये हमारा जो वैल्यू है मोड n+1 इंटू मोड y बाय मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, n+1 इंटू मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ये जो वैल्यू होगी इसका बॉक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो मान लेते m होगा। तो इस केस में हमारा r जो था इस नंबर से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। जैसे इसकी वैल्यू 2.7 थी तो r को हमने 2 लिया, 2 का मतलब इसका बॉक्स, r की वैल्यू हम इस नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल लेंगे, तो Tm+1 ये जो होगी हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। मतलब उस केस में T1 T2 T3 ये मैग्नीट्यूड वाइज इस तरह से बढ़ते जाएंगे। Tm का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, Tm-1, सॉरी Tm का, तो यहाँ पे Tm लिख दूं, चलो इससे बड़ा लास्ट सबसे बड़ी टर्म Tm+1 हमने कही ये होगी, और उसके बाद साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, Tm+2 उससे छोटा होगा, Tm+3 उससे छोटा होगा, एंड सो ऑन। मतलब इस केस में ये जो टर्म है एक ही ऐसी टर्म होगी जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होगी। तो ये हम बात कर रहे थे सारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ये वाली, इसको भी समझाऊंगा मैं आपको, मगर उससे पहले ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। इस टाइप के एग्जांपल में देखिए हमें कहा गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे x प्लस वाई पावर n, इस एक्सपेंशन के हिसाब से सोचना है x y और n क्या है। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन है 7 - 3x पावर 25, तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी ये हमारी x मानी जाएगी 7, y का मतलब ये जो नंबर है पीछे इसके साथ -3x, ये y माना जाएगा हमारे फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। n की वैल्यू है 25, तो हमने क्या कहा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमने मानी थी Tr+1, तो उसको उसी तरह से मान लेते हैं Tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म Tr+1 को मान के चलता हूँ, तो रूल था हमारा r को फाइंड आउट करने के लिए r इज लेस देन इक्वल टू n+1 इंटू मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। अच्छा यहाँ पर देखिए इस x की वैल्यू जो दी है उसको यहाँ पे यूज करूंगा तो ये हमारा -1 मिलेगा y,
तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो ये 25 इंटू मोड ऑफ वाई यानी कि 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई दैट इज 8, तो 25/2। तो ये हमारा जो r है वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है 25/8। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 3.1 के आसपास आ रहा है। r हमारा अगर 3.1 से छोटा है या बराबर तो इक्वल टू तो ले नहीं सकते 3.1 के, r की वैल्यू इंटीजर है, तो 3.1 का बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो r की वैल्यू होगी यानी कि 3। तो r की वैल्यू अगर हम 3 लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो t4 है, tr+1 को हमने सबसे बड़ी टर्म माना था, तो r की वैल्यू अगर हमने 3 फाइंड आउट की है तो इसका मतलब t4 ये जो होगी हमारी इसकी टर्म की वैल्यू तो ढूंढ लेंगे पहले। अगर आप इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो t4 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है उसके लिए वही सेम चीज जो हमने पिछले बहुत सारे एग्जांपल्स में की थी, जर्नल टर्म लिखेंगे हम इसकी 25 CR 7 पावर 25 माइनस R एंड -3x पावर R। अब आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो बस आप R की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो 25C3 7 पावर 22 एंड -3x पावर 3, ये हमें न्यूमेरिकली सबसे बड़ी टर्म मिलेगी। इसमें जो x है वो हमें गिवन है 1/3, वो आप यहाँ पे रख के, और अगर आपको न्यूमेरिक सिंप्लीफाई करके वैल्यू ढूंढनी है तो हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू देखिए हमें 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिली थी, इंटीजर नहीं मिली थी, तो सिर्फ एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी इस एक्सपेंशन में। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, देखिए ये हमें दिया हुआ है एक्सपेंशन, इसमें हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढने के लिए कहा है, तो वही काम हम करते हैं दोबारा। हम मान लेते हैं tr+1 जो है हमारी ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अगर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये दी है और r के लिए हमें पता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में r लेस देन इक्वल टू n+1 मोड y बाय मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो n+1 का मतलब 22 इंटू मोड ऑफ y। देखिए यहाँ पर इस केस में जो x है, x का मतलब है 2, y इंटू से 5x, मगर यहाँ पर x की वैल्यू हमें 2/5 मेंशन करके रखी दी हुई है, तो इसका मतलब ये भी 2 ही हो जाएगा फिर तो। और आफ्टर दैट हमारा n जो था वो है 21, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ मोड ऑफ n+1 इंटू मोड ऑफ y दैट इज 2 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y दैट इज 4, तो ये देखिए ये हमें मिल रहा है 11। अब ये जो r की वैल्यू आ रही है ये लेस देन इक्वल टू 11 आ रहा है, मतलब ये नंबर जो हमारा था ये इंटीजर आ रहा है। तो इस केस में आपको बताया था r की दो पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, r को हम 10 भी ले सकते हैं एंड 11 भी ले सकते हैं, ये दो टर्म वैल्यूज r की पॉसिबल होंगी। r को 10 रखने पर यानी कि 11th टर्म, और r को 11 रखने पर मतलब 12th टर्म, ये दोनों टर्म जो है हमारी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी और ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ये दोनों के दोनों हमारे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू ढूंढना चाहें वो तो जर्नल फार्मूला, जो जर्नल टर्म का फार्मूला है उससे tr+1 फाइंड आउट करें तो ये दोनों टर्म हमें आसानी से मिल जाएंगे। अब इसमें अगर हमें एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाए तो उसके लिए फिर क्या करना है, किस तरह से करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, इसको ध्यान से पढ़िए और यूज कीजिएगा। अगर हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो आ रही है tr+1 वो पॉजिटिव आ रही है, अगर tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है और वो पॉजिटिव भी है। एक्चुअली क्या होता है जब हमारा एक्सपेंशन जो है x प्लस वाई पावर n, उसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, फिर तो सारी की सारी टर्म जो है एक्सपेंशन में पॉजिटिव ही होती है। बट अगर बीच में x और y के जो में बीच में माइनस का साइन आ जाए, या ऐसा समझ लीजिए y नेगेटिव आ जाए,
उसमें जब हम x माइनस वाई पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इस तरह से चलता है। उस केस में टर्म पॉजिटिव नेगेटिव चलती है। अगर हमने जो सबसे बड़ी टर्म पता की है tr+1 है और ये सॉल्व करने पर पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो अगर सभी सभी टर्म्स में अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सबसे बड़ी है तो एल्जेब्रिकली, और वो पॉजिटिव भी है, तो वही एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 2 - 3 5 7 -4। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो वो है 7, और ये पॉजिटिव भी है। तो अगर मैंने मैग्नीट्यूड को साथ में लेके देखा, ये नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज देखा, इसमें साइन हटा के देखा, तो भी 7 सबसे बड़ी टर्म है। अगर मैं प्लस माइनस साथ में लेके यानी एल्जेब्रिकली देखूं इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो भी यही रहेगी। तो अगर tr+1 सबसे बड़ी टर्म है और वो पॉजिटिव है, तो उसी को आप एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी बोल सकते हो। इसी तरह से अगर दूसरी बात, tr+1 हमने फाइंड आउट की, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमने पता की, और वो न्यूमेरिकली तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ी है बट नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा, तो उस केस में वो टर्म जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी थी, साइन उसका नेगेटिव होने की वजह से एल्जेब्रिकली वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो tr+1 जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिकली लीस्ट। जैसे यहाँ पर अगर 7 की बजाय अब मैं एक काम करूँ, यहाँ पे -7 ले लेता हूँ। इन्हीं टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ, ये -7 मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये -7 सबसे बड़ी टर्म है। मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो साइन हटा के मोड लेके देखेंगे, तो -7 सबसे बड़ी टर्म है। बट साइन के साथ देखेंगे तो यही जो सबसे बड़ी टर्म थी अब ये सबसे छोटी हो गई है। तो tr+1 अगर एल्जेब्रिकली ग्रेट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी टर्म है और वो नेगेटिव है, तो वो अल्जेब्रिकली सबसे छोटी हो जाएगी। तो अगर वो अल्जेब्रिकली सबसे छोटी हो जाएगी तो फिर सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये कैसे पता करेंगे भाई। देखिए अगर हमने जो टर्म्स देखी t1 t2 t3, इसमें से ये पता चल रहा है कि tr+1 सबसे बड़ी टर्म है, तो इसका मतलब इस ऑर्डर में होगी। ये मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं हम, tr+2, फिर इस तरह से tr+3, साइज कम होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में tn+1। पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो एल्जेब्रिकली भी न्यूमेरिकली भी सबसे बड़ी टर्म इसे ही मानेंगे। बट अगर ये आ जाती है हमारी नेगेटिव, तो उस केस में नेगेटिव होने की वजह से एल्जेब्रिकली तो सबसे छोटी चलेगी। अब ये नेगेटिव है तो इससे पीछे वाली टर्म ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी, ये श्योर है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा tr का वो इन सबसे ज्यादा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड इन सबसे ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी कौन सी होगी, वो तो यही tr+1। अल्जेब्रिकली सबसे बड़ी कौन सी होगी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक। ये नहीं बोलना कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो जर्नल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में सेम होता है, मगर मैग्नीट्यूड वाइज जो टर्म का साइज की बात कर, टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, x+y⁴n की बात कर रहे हैं, उसमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मगर ये श्योर है कि अगर ये नेगेटिव टर्म है, सबसे बड़ी टर्म मैग्नीट्यूड वाइज tr+1 है और वो नेगेटिव है, तो उससे एक पीछे वाली टर्म जो वो भी पॉजिटिव होगी, उससे आगे वाली टर्म वो भी पॉजिटिव होगी, उनका साइज बाकी सभी टर्म्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। इसीलिए अगर अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई बैठ सकता है, वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम सीधा सीधा नहीं बता सकते कौन सा होगा, वो टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये एग्जांपल किया, इसमें r की वैल्यू आई 3, तो थर्ड टर्म हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, और यहाँ पर बीच में माइनस का साइन भी है। इसका मतलब पहली टर्म जो होगी t1 वो तो पॉजिटिव होगी, सेकंड टर्म होगी नेगेटिव, और थर्ड टर्म जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट की है वो होगी पॉजिटिव। तो ये जो t3 है हमारी इस केस में, इस एग्जांपल के केस में, वो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी टर्म है और इसे एल्जेब्रिकली भी सबसे बड़ा बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज भी ये सबसे बड़ी हो जाएगी और साइन वाइज भी एल्जेब्रिकली भी सबसे बड़ी हो जाएगी। दोनों केसेस में ये इसे आप ग्रेटेस्ट टर्म बोल सकते हो। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया इसमें बीच में प्लस था,
अब तो बट ऑब्वियस है कि सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। बट इसी के केस में अगर हमने यहाँ पे बीच में माइनस ले लिया होता, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दूं क्वेश्चन में, अभी तो इसके अकॉर्डिंग ये आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो यहाँ पे हमारा माइनस आने के बाद जो y है वो बस -5x होगा, मगर ये फार्मूले में मोड y है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास r की वैसे ही दो वैल्यूज आएंगी, 10th और 11th। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। बट पावर, अगर सॉरी इसमें बीच में माइनस है तो उस केस में क्या होगा, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव होगी, थर्ड टर्म पॉजिटिव और फोर्थ टर्म नेगेटिव होगी। इसी तरह से जो 10th टर्म है, सॉरी आर की वैल्यू 10 रखने पर जो 11 टर्म आएगी T11, ये पॉजिटिव होगी, और T12 जो होगी ये नेगेटिव होगी। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट साइन वाइज देखें, एल्जेब्रिकली बोलना है कौन सबसे बड़ी है तो हम 11th टर्म को बोलेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है। 11th टर्म हमारी एल्जेब्रिकली सबसे बड़ी टर्म होगी, न्यूमेरिकली भी सबसे बड़ी टर्म होगी। जो 12th टर्म है वो न्यूमेरिकली तो सबसे बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड देखोगे दोनों का सेम आएगा, मगर वो नेगेटिव होने की वजह से उसे हम एल्जेब्रिकली लीस्ट सबसे छोटी टर्म बोलेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूले की हेल्प से हम एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली या अलजेब्रिकली लीस्ट या ग्रेटेस्ट इस तरह से बता देते सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें मैंने दिया x इज इक्वल टू 2/5, इससे पिछले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे दी थी 1/3। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिसमें इस x की वैल्यू या इसमें एक वेरिएबल और घुसा दिया जाएगा y, उसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी और आपको वैसे ही बोल देंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढो। अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी जाए तो याद रखना है, x या y जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू नहीं दी जाए तो हम उसको 1 लेके सॉल्व करेंगे। कारण अगर हम इस एक्सपेंशन को खोलेंगे, यहाँ तो चलो x की वैल्यू दे रखी है हमें 3, अगर हमें x की वैल्यू ना दी हो, हमें इस तरह से एक्सपेंशन को खोलना है 7 - 3x पावर 25 को, तो इसमें 25 से 0, 7 पावर 25, फिर -7 से 25 से 1, 7 पावर 24 और 3x आ जाएगा, माइनस मैंने आगे लिख लिया। नेक्स्ट टर्म में x स्क्वायर आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म में x क्यूब आएगा, मतलब जैसे जो टर्म आगे बढ़ेगी उसमें x की पावर बढ़ती जाएगी। और हमें x के बारे में कुछ बता नहीं रखा है और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हम x की ऐसी वैल्यू चुनेंगे जिससे इस x की वजह से किसी भी टर्म के साइज पे उस कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो सिंपल सा काम है, अगर मैं x को 1 ले लूं तो जहां पर x स्क्वायर होगा या x क्यूब होगा, x पावर 4 होगा, कुछ भी होगा, वो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 लेने से x की प्रेजेंस से उस टर्म के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा एग्जांपल आए जिसमें आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाए और x की जो वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है, एक वेरिएबल है या दो, आप उन वेरिएबल्स की जगह 1 ले लीजिए, तो उस वेरिएबल की किसी भी पावर से टर्म के साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड आउट करने का मेथड।